नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं साउंड चैप्टर के अंतर्गत रेजोनेंस यानी अनुनाद क्या है। अनुनाद से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अनुनाद क्या है? एक छोटा सा क्लास है आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्लास है। रेजोनेंस को समझना बहुत जरूरी है। रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है। चलिए समझते हैं रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? जैसे कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी फ्रीक्वेंसी यदि बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट का। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, हर्ट्ज में उसको व्यक्त करते हैं। तो कह रहा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट का, तब वहां पर घटना जो घटित होती है वो अनुनाद की घटित होती है। कहिए सर कहां समझे? कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति उस कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के ठीक बराबर होती है, नहीं तो उस वस्तु में उत्पन्न कंपन का आयाम बहुत अधिकतम हो जाता है। यानी आयाम कहें तो एम्पलीट्यूड, नहीं तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है दैट इज अनुनाद कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। समझे ना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। याद क्या रखना है? बाह्य आवृत्ति बल, नहीं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। रेजोनेंस क्या होता है देख रहे हैं? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी फ्रीक्वेंसी है ना। क्या हो? जब बराबर हो जाए बाह्य आवृत्ति बल, जब बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट का। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट का, नहीं कहने का मतलब है कि जब बाह्य आवृत्ति बल स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि वहां पर जो घटना घटित हुई वह रेजोनेंस हुई। यह फिनोमेनन क्या कहलाएगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? रेजोनेंस। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग लेते हैं। ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है और इससे मैं 2-3 गोल लगा देता हूं। ये इसका नाम देता हूं ABCD। और ये क्या है? इलास्टिक स्ट्रिंग है और इस पर क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट उत्पन्न कर रहे हैं, वाइब्रेट दे रहे हैं। ये तो हुआ क्या? ये वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ये भी करना स्टार्ट किया। और आप यहां देख रहे हैं कि जो लेंथ है A का और जो लेंथ है D का, तो A और D का जो लेंथ है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि A और D हैव सेम लेंथ। सेम लेंथ हो गया, नहीं हो गया? कि A और ये क्या है? सेम लेंथ है। तो जब यहां से वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट होगा तो यहां पर फोर्स वाइब्रेट होगा, यहां पर भी फोर्स वाइब्रेट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का लेंथ इससे सेम नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। तो इसका अर्थ है कि A और D में क्या होगा? सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो A और D हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नहीं तो कहने का अर्थ है कि जब आप यहां से वाइब्रेट किए तो ये क्या हुआ? यह भी वाइब्रेट हुआ और बहुत अधिक आयाम से, नहीं समझे? तो ये दोनों में क्या होगा? ये दोनों में नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जब सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी तो एम्पलीट्यूड अधिक होगा, तो यह वस्तु कंपन करने लगेगी। कहिए सर नहीं समझे? कोई बात नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि ये एक एयर बॉक्स है, ये एक एयर बॉक्स है और एयर बॉक्स के ऊपर एक लगा देता हूं मैं, है ना। ये ट्विन बॉक्स लगा देते हैं। ये एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स
और इसी तरह का इधर एक एयर बॉक्स लगाते हैं, इधर एयर बॉक्स, इसमें यहां पर ट्विन बॉक्स लगाते हैं, सेम हाइट की सेम लंबाई की, ये नहीं सेम साइज सेम हाइट की। अब यहां से क्या करते हैं कि वाइब्रेट कराते हैं। जब यहां वाइब्रेट कराते हैं तो इसके जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट होते हैं, और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो इसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते हैं इस तरह से। तो इसके पार्टिकल की जब वाइब्रेट कराएंगे तो फिर ये वाइब्रेट होने लगता है। सपोज कीजिए कि यदि ये 20 मान लिया जाए कि ये 20 हर्ट्ज से यदि वाइब्रेट कराते हैं तो ये क्या होगा, 20 हर्ट्ज से यहां भी वाइब्रेट होगा, और जब ये 20 हर्ट्ज से वाइब्रेट होगा तो यहां यदि 20 हर्ट्ज से वाइब्रेट होने लगे तब क्या हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तब ये फिनोमेनन क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा, अनुनाद कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, अनुनाद कहलाएगा। सपोज कीजिए कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी होती 30 हर्ट्ज तो यहां से 20 हर्ट्ज का वाइब्रेशन किया गया तो यहां होती 30 हर्ट्ज, तो फिर इसके बराबर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो यहां पर रेजोनेंस की घटना नहीं होती, ये इवेंट रेजोनेंस नहीं कहलाता। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा, अनुनाद कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण से और समझते हैं अच्छी तरीका, जब तक आप समझेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ना समझिएगा। देखिए एक बीकर लीजिए, ये इस बीकर में क्या कीजिए, तेल डाल दीजिए या पानी जो भी रखना है रख दीजिए, है ना, रख दिए, ठीक है। और इसमें एक नल लगा दिए, ये एक नल लगा दिए, यहां पर टैप लगा दिए, नल लगा दिए। अब क्या है कि यहां पर एक पिन बॉक्स लिए वाइब्रेट करने के लिए ये, और यहां से वाइब्रेट मान लीजिए हम कराए 500 हर्ट्ज। तो यहां तक तो क्या था भाई, इसमें वाटर भरा हुआ था यहां तक। तो ये जो वाइब्रेट किया, सपोज कीजिए मान लिया जाए कि यहां पर 1000 हर्ट्ज से वाइब्रेट किया, तो अभी देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। अब क्या किए, टैप खोल दिए, टैप खोलने से क्या हुआ, पानी नीचे गिरने लगा। जब पानी नीचे गिरने लगा तो पानी का लेयर कुछ यहां आ गया, जब यहां लेयर आ गया तो यहां वाटर, ये एयर कॉलन क्या हुआ, बढ़ गया। जब एयर कॉलन बढ़ा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ माइनस हुई, तो मान लिया जाए कि 800 हर्ट्ज तक आई, और थोड़ा सा इसका जो है वाटर गिरा दिए तो इसकी यहां तक लेवल आ गया। अब क्या हुआ कि 500 हर्ट्ज से इसको वाइब्रेट किया गया था, अब यहां भी इसका 500 हर्ट्ज से वाइब्रेट होना स्टार्ट किया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बराबर हो गई। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बराबर हो गई तो यह घटना कहलाती है अनुनाद। क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। क्लियर है, क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। समझे, चलिए कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जब मटके में पानी भरते हैं, कभी मटका में पानी भरे होंगे या कहीं बाल्टी में पानी भरे होंगे नल से, तो कहते हैं कि जब मटके में पानी भरते हैं तो पहले दूसरे प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। नहीं, शुरुआत में दूसरे प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे मटके में पानी भरता जाता है उसकी ध्वनि बदलती जाती है। याद कीजिए, एकदम दैनिक जीवन, हम शुरुआत में ही बोले हैं एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट मैं देता हूं आपको, और एनसीईआरटी बिल्कुल जो रियल लाइफ में घटना घटित होती है वही घटना लेती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब आप मटके में पानी भरते हैं तो शुरुआत में उसकी आवाज कुछ अलग होती है, और जैसे जैसे मटका में पानी भरता चला जाता है उसकी ध्वनि चेंज होती चली जाती है। दैट इज, यह घटना किसके वजह से होती है, तो अनुनाद के कारण से होता है। क्लियर है, किसके कारण से होता है, अनुनाद के कारण से होता है। और भी उदाहरण देके समझते हैं। जैसे आकाश में बिजली के कड़कने से, आकाश में जब बिजली कड़कता है ना, तो आप देखते होंगे आकाश में बिजली कड़कने से घर में जो लगे हुए शीशे होते हैं, खिड़की दरवाजे जो शीशा लगा होता है वो क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। उसका वजह क्या है, रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से होता है। नहीं, रेडियो की जो आवाज आप सुनते हैं किसके वजह से, अनुनाद की वजह से। एकदम VVI इंपॉर्टेंट उदाहरण है, रेडियो की आवाज का सुनपना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियो की आवाज का सुनपना
किस पर आधारित है? रेजोनेंस की घटना पर आधारित है। रेजोनेंस का अनुनाद के कारण घटित होती है रेडियो की आवाज सुनना। झूले झूलते समय, जो झूला आप झूलते होंगे, देखते होंगे कि एक बार एक समय ऐसा आता है कि वहां से यदि आप जोर लगा दीजिए तो झूला बहुत लंबा तक झूलने लगेगा। नहीं, ये किसके कारण से होता है? रेजोनेंस के। क्योंकि उस समय जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस समय नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होने के कारण एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। आप बताए हैं यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ध्वनि तीव्र होगी। नहीं, तो वही कहता है कि झूले झूलते समय सही समय पर बल लगाने पर झूला ऊंचा हो जाता है। क्लियर है? यह भी किसका उदाहरण है? अनुनाद का ही उदाहरण है। रेडियो की आवाज का सुन पाना अनुनाद का उदाहरण है। आपने देखा होगा कि सैनिकों के पुल को पार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर आदेश नहीं दिया जाता है। कदम से सैनिकों को क्या कहा जाता है कि कदम तोड़कर पुल को पार करें। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो ज्यादा जोर से वाइब्रेट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अधिक हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड अधिक हो जाएगा तो पुल की क्षतिग्रस्त होने की चांस बढ़ जाएगी। इसीलिए सैनिक की टुकड़ियों को आदेश दिया जाता है कि आप जो है कदम को तोड़कर आगे बढ़े। क्लियर? समझ रहे हैं चीजों को? नेक्स्ट और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे अनुनाद के कारण ही, याद कीजिए, अनुनाद के कारण ही 1939 में अमेरिका का, यूएसए का, अनुनाद के कारण ही अमेरिका का, यूएसए का 1939 में क्या हुआ था? टेकोमा पुल ध्वस्त हुआ था। टेकोमा पुल 1939 में अमेरिका का टेकोमा पुल जो ध्वस्त हुआ था, ये किस वजह से हुआ था? तो अनुनाद के कारण ही हुआ था। क्लियर है? अनुनाद के कारण ही जो है अमेरिका का 1939 में टेकोमा पुल भी ध्वस्त हुआ था। तो याद रखिएगा, रेडियो की आवाज का सुनपना बहुत इंपॉर्टेंट है। मटके में पानी भरते हैं, पानी भरते समय कुछ और आवाज, जब भर जाता है, भरते भरते पानी ज्यादा हो जाती है तो उसकी कुछ और आवाज होती है। झूला झूलते समय यदि सही समय पर बल लगाया जाए, झूला बहुत दूर तक जाएगा। नहीं, साथ ही साथ सेना की टुकड़ियों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का आदेश दिया जाता है पुल पर। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और जब बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस की घटना होगी। जब रेजोनेंस की घटना होगी तो एम्पलीट्यूड अधिक होगा। जब एम्पलीट्यूड अधिक होगा तो वाइब्रेट बहुत जोर से करने लगेगा, और जब वाइब्रेट जोर से होगा तो पुल के क्षतिग्रस्त होने की चांस बन सकता है। जैसे अमेरिका का 1939 में टेकोमा पुल ध्वस्त हो गया था इसी वजह से। तो किस वजह से? तो यही अनुनाद का वजह से। क्लियर है? तो आज का यही छोटा सा क्लास था आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आशा करते हैं कि आपने रेजोनेंस को अच्छी तरीके से समझा होगा। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।